हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए शानदार तरीके से। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग वापस देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि एक अच्छा आइडिया लग जाए हमें इस चैप्टर का। ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा नोट्स, और इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको ढंग से अटेम्प्ट करने हैं और फिर उनका एनालिसिस करना है कि यार हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, ताकि एक बार हमको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि हाँ यार हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, नहीं बन रहे हैं ना। और इस वीडियो के बाद इस लेक्चर को आप ढंग से देखोगे, सारे क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो आपके ऑब्वियसली बनने लगेंगे क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। वीडियो पॉज करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, करो इसे। क्या बोल रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इक्वेशन दे रखी है। द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है माइनस DO2 बाई dt। देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसलिए ही यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो ये दे दी है रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 क्या रहेगी? तो देखो यार, जो रेट ऑफ अपीयरेंस रहती है या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस रहती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है। क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, दोनों ही आपकी किस पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड करती हैं स्टोइचियोमेट्री पे। डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्री, डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, दोनों ही स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है। तो यहां पे देखिए आपका यहाँ पे 1 दे रखा है और SO2 का कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। करेक्ट। तो हमें देखो O2 के बारे में हमें बता रखा है, ये रहा, ये क्या है? जो 2.5 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है ना, ये दे रखी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 भी यही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी यही है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 भी यही है। क्यों? क्योंकि आपके स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1 है। अब हमें पता है 1 मोल O2 के लिए कितने मोल SO2 लगेंगे? 2 मोल लगेंगे। तो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 ये है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 कितना आएगी? इंटू 2 कर दो। तो क्या है आपका आंसर रहेगा? 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 कर दीजिए। आंसर क्या है? 5 इंटू 10⁻⁴। आंसर क्या आ रहा है? ये ऑप्शन। आई बात समझे? मतलब वो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड कर रही है। तो रेशियो क्या है? 1:2 का। तो जो दे रखा है उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर SO2 का पूछा है। अगर आपसे पूछता है SO3 की अगर पूछता है SO3 की रेट ऑफ फॉर्मेशन बताइए, तो क्या बताते? अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये सेम आती है। ठीक है, चलिए आगे देखो। ऐसे कोई और क्वेश्चन लेके आया हूं 2-3 क्वेश्चन है यार, ऐसे आपको सारी अच्छी बात समझ में आ जाएगी इसकी। चलिए ये क्वेश्चन करिए। क्या बोल रहा है? Which of the following statement is correct for the reaction X plus 2Y is giving you product? अब देखो वही बात कर रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसी की ही बात कर रहा है। देखो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 1। मतलब आपका जो 2 है ना, 2Y है ना, Y वो दुगनी रेट से डिसअपेयर हो रहा है एज कंपेयर टू X, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। और X और जो प्रोडक्ट है उन दोनों की रेट डिसअपीयरेंस की और अपीयरेंस की क्या है? सेम है। अब ऑप्शन पढ़ते जाइए। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X इज ट्वाइस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Y। ये गलत है। अरे Y की ट्वाइस है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। Y की ट्वाइस है। क्यों? क्योंकि Y का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X इज हाफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये भी गलत है। क्यों? X और प्रोडक्ट्स में तो 1:1 का रेशियो है, तो जितना डिसअपेयर होगा X उतना ही अपीयर होगा प्रोडक्ट, क्योंकि 1:1 का रेशियो, तो हाफ का रेशियो नहीं आएगा। थर्ड देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ Y। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? प्रोडक्ट और Y में क्या रेशियो है? 1:2 का। तो जितना आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उससे डबल आपका Y कंज्यूम होगा। तो जो प्रोडक्ट के बनने की रेट है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, वो हाफ है ना। मान लो 1 मोल बन रहा है प्रोडक्ट, तो Y कितना कंज्यूम होगा? 2। तो रेट ऑफ अपीयरेंस वो कितनी है? हाफ है एज कंपेयर टू Y, क्योंकि Y दुगनी रेट से जा रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। और लास्ट वाला देखो, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट
इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एक्स। ये भी गलत है, एक्स और प्रोडक्ट तो सेम रेशियो में है 1:1, तो ये हाफ हाफ का नहीं आएगा रेशियो। ठीक है, आंसर क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं हमको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको ऐसा ही, ये करो। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। सबसे पहले तो ये अंडरलाइन कर लेना, नीट एग्जाम में नॉट वॉट आए ना, तो भैया ये सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगेन रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है। सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने हैं, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ये गलत है। अरे बी अगर 1 जा रहा है तो सी 2 बन रहा है, तो सी की डबल होगी ना यार। सी ज्यादा बन रहा है तो सी की डबल होगी। इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस, ये रॉन्ग है। अब देखो सेकंड ऑप्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1/4 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? अगर बी 1 जाता है तो ए कितना जाता है? 4 जाता है, तो बी कम जा रहा है ना। कितना कम जा रहा है? 1/4 कम जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, है ना, थर्ड फोर्थ भी सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं। देखो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 1/2 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, है ना। ये देखो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 1/2 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो डी कितना बन रहा है? 2, तो ए कितना कंज्यूम हो रहा है? 4, तो जो डी बन रहा है वो आधा ही तो बन रहा है। मतलब 4 मोल्स अगर ए के गए तो डी कितना बना? 2 ही बना, तो आधा ही तो बन पाया। तो जिस रेट से डी बन रहा है वो हाफ है रेट एज कंपेयर टू जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि ए कंज्यूम हो रहा है 4 मोल, डी बन रहा है 2 ही मोल, तो 2 ही मोल हाफ रेट से तो बन पा रहा है वो, है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और बोल रहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो दोनों का रेशियो 2:2 का है, मतलब 1:1 का है। तो 2 मोल सी के बनेंगे, 2 मोल डी के बनेंगे, 10 मोल सी के बनेंगे, 10 मोल डी के बनेंगे, 100 मोल सी के बनेंगे, 100 मोल डी के बनेंगे। तो दोनों का रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये भी क्या है? ट्रू है। आपसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट। आपका आंसर तो पहले ही आ चुका था। हालांकि मैं आपको एक एक ऑप्शन, सारे ऑप्शन समझा रहा हूं। 4 ऑप्शन है तो देखो चारों को कैसे अप्रोच करेंगे ताकि कंफर्टेबल हो जाओ। 3 क्वेश्चन करें हमने इसमें, तीनों को एक बार वापस से अटेम्प्ट करिएगा, बहुत आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे। इतना ध्यान रखो, जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये है, क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी, रेट आपको दे रखी है k इंटू ए की पावर हाफ है, ये b की पावर 1/3 है और c की पावर 1/4 है। ठीक है ना। हो सकता है क्लियरली विजिबल नहीं हो, मैंने आपको बता दिया। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो ऑर्डर क्या होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो क्या करो, एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 12। ये क्या आ जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना आ गया? 13/12। आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए और करो, ये करो। A chemical reaction involves 2 reacting species. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of one of them and inversely proportional to the concentration of the other. The order of the reaction is, लिखो, सोचो क्या बोल रहा है कि जो रेट है ना, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज है ना, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज है ना। चलो ये मान लेते हैं, ये रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं रेट लिखना चाहूं तो बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम। एक के तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ए की पावर 1 हो गया वो, और एक रेट क्या है? दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया, ये हो गया। तो अब दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो जो रेट है वो क्या आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 हो गया और 1/b हो गया, मतलब रेट आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 और b की पावर -1। तो ऑर्डर क्या आता है? ऑर्डर आप लोग कैसे लिखते हो? ऑर्डर लिखते हो दिस प्लस दिस, मतलब 1 प्लस -1। तो ऑर्डर क्या आ गया? 0। ऑर्डर क्या आ गया? 0 आ गया। ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, है ना। अगर पूछता ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो -1, ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 0। ठीक है,
चलिए अब ये करो। हाँ, आप देखो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल घूरेंगे ना केवल, तो हमको वो आंसर निकल के आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। देखो 2 क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। ध्यान से सुनो। हमको x और y की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है, और हमसे रेट लॉ पूछा है ना। सबसे पहले बात तो ये है कि रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट लॉ और रिएक्शन को देख के मैं मतलब रिएक्शन को देख के मैं रेट लॉ लिख सकता हूं, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। बाकी रिएक्शंस में नहीं लिख सकता, बाकी रिएक्शन में मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरे को टेबल दे रखी है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जिसमें, ठीक है। अब इसको देखो क्या हो रहा है। देखो आपको क्या करना है, 2 चीजें देखनी है इसमें, 2 वैल्यूज आप लोगों को देखनी है एट अ टाइम। जैसे ये देखो पहली बारी में, देखो 0.1 0.1 एक्स और वाई, और एक्स को आप क्या कर दिया 0.2 और y को क्या कर दिया आपने 0.1 ही। तो क्या x की कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल करी है, बिल्कुल डबल करी है। क्या रेट पे कुछ फर्क आया, 0.002 0.002 रेट पे कुछ फर्क आया नहीं। अब सुनना बात, हमको देखो क्या करना है, ये रेट इक्वल्स टू k इंटू ए की पावर x b की पावर y, यही लिख सकता हूं मैं, एक जनरल रेट। मुझे देखो x और y निकालने हैं, देखो ऑप्शन देखो, x और y ही तो निकालने हैं, मुझे ऑर्डर निकालना है। अब आप लोग ये मुझे ये बताइए कि अगर मैंने x की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, 0.1 से 0.2 करी, तो रेट पे यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रेट तो 0.002 ही है। तो रेट से मतलब x की कॉन्सेंट्रेशन से रेट इंडिपेंडेंट है। x की कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा लो, x की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपने x की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, रेट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो सीधी सीधी यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। तभी तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 डाल दूंगा तो a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब कंज्यूम हो गया, मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये देखा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सपोज करिए देखा, ये देखा फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड देखो। अब x की तरफ तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि x तो 0 है ना, वो हमें पता चल गया, उसे छोड़ो, है ना, वो तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे y देखना है, ये पता करना है ना। अच्छा, मतलब ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इधर ले लिए, इधर x और y ले लो और इधर a और b ले लो, ऐसा करो, ठीक है। कुछ नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। यहाँ पे क्या करो, x ले लो, यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही चलते हैं, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b। तो a की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग खुद सोचो, मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं तो y था 0.1, फिर क्या कर दिया 0.2, तो क्या आपने y की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी है, हाँ। रेट क्या हो गई है, 0.002 से 0.008 हो चुकी है। तो रेट क्या हो चुकी है, रेट हो चुकी है आपकी कितनी, देखो यहां देखो, चलो यहां देखो, है ना। चलो इसको है ना मैं वैसे भी प्रूव कर देता हूं। देखो ये a तो गया, मतलब x की टर्म तो गई, तो हमारी जो रेट आएगी वो क्या आएगी, k इंटू वाई की पावर b आएगी, बिल्कुल। अब अगर y की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 0.1, तो रेट कितनी है 0.002 इक्वल्स टू k इंटू 0.1 की पावर b, ठीक है। और दूसरे टाइम रेट कितनी हो गई 0.008 इक्वल्स टू k इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई थर्ड में, देखो ना y की कितनी हो गई 0.2 की पावर b। क्या करो, डिवाइड कर दो, क्या करो, डिवाइड करोगे तो 0.002 अपॉन 0.008, ये आएगा आपका 1/3, है ना। एक सेकंड 1/4 सॉरी 1/4। के और के क्या हो गया, कैंसिल, ये पॉइंट वाले कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1/2 की पावर b आ गया। तो b क्या आ रहा है, अरे अब इस 1/4 को क्या लिख दो, 1/2 की पावर 2 लिख दो ना, और ये भी 1/2 की पावर b है, तो b क्या आ रहा है 2 आ रहा है, b क्या आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब रेट लॉ कैसा दिख रहा है, x की पावर 0 और y की पावर 2, ठीक है। क्या दिख रहा है आपका, सेकंड दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन कराता हूं सेम तरीके का, ये रहा सेम क्वेश्चन है, करिए। बोल रहे कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, है ना। मतलब करिए आप लोग करिए, ये a की पावर x, ये b की पावर y। आपसे कुछ नहीं x और y पूछ रहा है, x और y पूछ रहा है, x और y पूछ रहा है। देखो ऑप्शन देखो,
पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं। मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी है, सेम रखी है। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी है, सेम रखी है। ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या करी, 0.005 से 0.10 कर ली, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल करी है। बी की सेम रखी, ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या करी है, डबल करी। तो रेट देखो 1.2 इंटू 10⁻³ से 2.4 इंटू 10⁻³ हो गया। तो क्या रेट डबल हुई है? बी की कॉन्सेंट्रेशन तो आपने चेंज नहीं करी है ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल करी, तो रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब ए से डिपेंडेंसी क्या आ रही है, ए से डिपेंडेंसी क्या आ रही है, लीनियरली आ रही है। ए डबल करोगे रेट भी डबल हो गई। इसको आपने डबल करा तो रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो सीधा सीधा ये जो x है ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तभी तो लीनियरली डिपेंड कर रहा है, तभी तो लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ये बात हम समझ गए, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब किस किस को ऑब्जर्व करूं, अब मैं ऑब्जर्व करूं, सपोज करो फर्स्ट है ना, चलो ब्लू से लिखते हैं ऐसा है ना, ब्लू है ना। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि देखो इसमें अब a कांस्टेंट है 0.005 0.005, a कांस्टेंट है। अब b पे देखो 0.005 से 0.10, मतलब a b क्या कराया आपने, डबल कराया। a तो कांस्टेंट है 0.05 b क्या करा, 0.05 से 0.10 करा, तो b क्या करा, डबल करा। तो जरा रेट देखो, रेट बोल रही है हम तो चेंज ही नहीं हो रहे, रेट बोल रही है हम तो चेंज ही नहीं हो रहे। पहले भी 1.2 इंटू 10⁻³ थे, फिर भी 1.2 इंटू 10⁻³ है। तो b की कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल करी, लेकिन रेट पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b। b से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब y क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो रेट क्या बन गई आपकी, a की पावर 1, मतलब a का जो ऑर्डर था वो गया 1, b का ऑर्डर आ गया 0, तो 1 एंड 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, आ रही है, फील आ रही है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। और देखो, ठीक है, अब देखो और कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ हाफ फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्शन वेरीज इनवर्सली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि जो टी हाफ लाइफ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n। करेक्ट, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। करेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्शन वेरीज इनवर्सली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन में, जो टी हाफ है ना वो इनवर्सली वेरी करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ एन क्या होगा। अब इस एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू मैं क्या डालूं कि वो 1/a बन जाए, बताइए। एन अगर 0 डालोगे तो a की पावर 1 बनेगा, एन अगर 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 a की पावर 0 हो जाएगा, एन अगर 2 डालोगे तो a की पावर 1 माइनस 2, मतलब एन अगर मैंने सपोज करो 2 डाला तो ये क्या आएगा, a की पावर 1 माइनस 2 विच इज वॉट, a की पावर -1 विच इज वॉट 1/a, 1/a बन गया ना। तो n क्या है, 2 है। कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो बोल रहे फॉर द एलिमेंट्री प्रोसेस 2x + y is giving you z + w। तो मॉलिकुलरिटी क्या होती है, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आ रहे हैं और एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। और ये हम मॉलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की ही निकाल सकते हैं, हर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की नहीं निकाल सकते। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, 2 एटम्स टकरा रहे हैं इसके और इसके y, तो कितने टकरा रहे हैं, एक साथ 3 टकरा रहे हैं। तो मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 3 होगी। कुछ नहीं, जो भी रिएक्टेंट की स्टोशियोमेट्री हो वो ऐड करके बता देना, वही आपकी मॉलिकुलरिटी होती है, वही आपकी मॉलिकुलरिटी होती है। क्लियर। चलिए अब ये करो, ये करो। क्या बोल रहा है, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन इतना, ठीक है, a + b इज गिविंग यू c + d, a + e इज गिविंग यू e, द रेट लॉ फॉर द एक्सप्रेशन इज। ये कौन सी रिएक्शन है, देखो 2 स्टेप दे रखे हैं आपको, मतलब इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, और मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी पे ही रेट
डिपेंड करती है। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? ये है, यही तो है। दिस इज योर स्लोएस्ट स्टेप, यही तो है आपका स्लोएस्ट स्टेप, आरडीएस जिसे हम बोलते हैं। ये कौन है? आरडीएस। तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? इसी पे ही डिपेंड करेगी। तो रेट क्या है? रेट क्या है? ये देखो, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि हर स्टेप क्या होती है? एलिमेंट्री होती है। मतलब ये वाली भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्स में मान लो जैसे 2 स्टेप है तो दोनों ही स्टेप क्या रहेंगे? एलिमेंट्री रहेंगे। और जो भी स्लो स्टेप हो उसको पकड़ लो, उसके हिसाब से आप रेट लॉ लिख दो। और रेट लॉ एलिमेंट्री रिएक्शन में मैं सीधा सीधा ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल के कर सकता हूं। ए और बी आ गया, करेक्ट। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको चेक करना पड़ता है कि क्या जो मैंने रेट लिखी है क्या उसमें इंटरमीडिएट्स हैं क्या? बताइए। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए है, बी है ओवरऑल रिएक्शन में, डी है और ई है। मतलब ये जो सी है, ये सी कहीं पे भी नहीं आ रहा। मतलब सी कौन है? इंटरमीडिएट है। सी कौन है? इंटरमीडिएट है। लेकिन हमारी रेट लॉ में तो सी कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो मतलब इट इज फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। बस इंटरमीडिएट से हमें फ्री करना पड़ता है। हो गया, आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है। देखो आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। अगर रेट लॉ में सी भी आ जाता तो फिर हम लोग उस सी को रिमूव करते, और रिमूव कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दिस फास्ट इक्वेशन। इसको रिवर्सिबल मानते हुए हम लोग जो इंटरमीडिएट होता है उसको रिमूव करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में लेक्चर्स में देखा है, करेक्ट। यहां तक कोई भी समस्या नहीं? इंटरमीडिएट आया ही नहीं रेट लॉ में, इंटरमीडिएट रेट लॉ में नहीं आया तो बस खत्म बात है ना, वो वैसे ही फ्री हो चुका है। रेट हमारी वैसे ही इंटरमीडिएट से फ्री हो चुकी है, लिख लिया हमने डायरेक्टली, करेक्ट। चलो ये करो। अब क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो रिएक्शन दे रखी है इज गिवन एज इतना, ठीक है। रेट क्या दे रखी है आपको? देखिए रेट दे रखी है K1 इंटू RCl, ठीक है। बोल रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, सिर्फ और सिर्फ रेट किस पे डिपेंड कर रही है? RCl पे ही डिपेंड कर रही है, और RCl की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है ना। अब एक एक करके ऑप्शन बढ़ते जाइए। क्या बोल रहा है? डबल्ड ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। छटाक, गलत है। NaOH पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? RCl पे डिपेंड कर रहा है। NaOH लिखा है क्या? नहीं, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl टू हाफ, ये बिल्कुल ट्रू है। रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगी जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl को आप हाफ करोगे, तो ये बिल्कुल सही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हाफ किया तो ये ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी, बिल्कुल सही है। डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये गलत है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो K की वैल्यू इंक्रीज करती है, अरेनियस इक्वेशन से देखा है। K की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट भी इंक्रीज करेगा, तो ये गलत है, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ये भी गलत है। अरे टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है रिएक्शन, हर 10 यूनिट बढ़ाने पे रिएक्शन आपकी 2 से 3 गुना हो जाती है रिएक्शन की रेट, ठीक है। खैर मैं आंसर तो पहले ही मिल चुका था, सेकंड इज योर आंसर, करेक्ट। चलो और देखो, इसे करो, बहुत आसान है। The rate law of the reaction A plus 2B is giving you product is given by this, ठीक है। K A की पावर 2 B की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1। If A is taken in a large excess the order of the reaction would be, लिखो रेट को, देखो क्या दे रखा है, K इंटू A की पावर 2 B की पावर 1। इसको क्या बोल रहा है? ये एक्सेस में है। अब कोई भी अमाउंट, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसको मैं क्या मान लेता हूं? कांस्टेंट मान लेता हूं। कांस्टेंट मान लेता हूं तो इस कांस्टेंट को और इस K को कांस्टेंट में ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा? नया कांस्टेंट K1 बोल दो जैसे आप, जैसे, और B की पावर 1। तो ऑर्डर क्या आ रहा है? ये आ रहा है ऑर्डर, है ना। जो भी कांस्टेंट, जो भी एक्सेस में होता है ना, उसको इग्नोर कर दिया करो, उसको इग्नोर कर दो, ऐसा करो, उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा बचा है उसके हिसाब से ऑर्डर ले दो। ऑर्डर क्या दे रखा है यहाँ पे? 1, तो ये 1 हो गया, खत्म बात, टेंशन ही नहीं लेने का, टेंशन ही नहीं। क्लियर? कोई समस्या, कोई दुख दर्द जीवन में नहीं ना? चलिए ठीक है, ये बताओ। हाँ, अब ये इसके बारे में सोचो। बोल रहा है द अकम्पनिंग फिगर डिपिक्ट्स द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X एंड Y फॉर द रिएक्शन इतना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स रिप्रेजेंट। इस पॉइंट की बात कर रहा है। बोल रहा है ये टाइम कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ये टाइम कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्शन क्या हो रही है?
रिएक्शन हो रही है एक्स जा रहा है वाई में, एक्स जा रहा है वाई में, ठीक है। चलो सोचिए तो क्या करो, टाइम t इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ऑर्डर नहीं दे रखा है मेरे रिएक्शन का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सा भी ऑर्डर हो आंसर आपका यही रहेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली स्टोशियोमेट्री का है ना, स्टोशियोमेट्री और आपको केमिकल काइनेटिक्स की हल्की फुल्की नॉलेज से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने इनिशियली ए मान ली, मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, कोई समस्या की बात ही नहीं है इसमें। ए मान लिया मैंने, प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा, देखो ना ये चीज यहां से भी प्रूव हो रही है। टाइम 0 यहां पे है ना, इस वाले ग्राफ पे, इस पॉइंट पे, तो देखो x की कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ है, मैंने a मान ली, और y की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0, क्योंकि देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैंने 0 मान ली, ठीक है। डैश का मतलब 0 ही है। अब कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, x रिएक्ट करना स्टार्ट होएगा और y में कन्वर्ट होगा, तो ये a माइनस एक्स, मतलब x सपोज करो रिएक्ट करेगा, तो बचा कितना a माइनस एक्स। ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा था तो ये 1 मोल बनेगा, ये अगर x मोल रिएक्ट करा है तो ये भी x मोल ही बनेगा, सही है। अब बोल रहा है कि इस टाइम पे, कौन सा टाइम, ये वाला टाइम जो हमको निकालना है, उस पे x और y की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, सेम। x और y की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, सेम, मतलब ये और ये क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो कर दो ना भैया, सेम कर दें, बिल्कुल कर दो, मतलब a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हो चुका है। तो आपका x क्या, मतलब देखो a इक्वल्स टू 2x, तो x क्या आ चुका है, a/2, मतलब यहां से अगर अब मैं देखूं तो a माइनस एक्स डालूं, a माइनस a/2, तो ये a/2 बचा है और ये a/2 बना है। अब देखो, अब तो हमें केमिकल काइनेटिक्स की हल्की फुल्की नॉलेज चाहिए कि अगर आप a लेके आए थे, उसमें से आधे ही बचे हैं, a/2 ही बचे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा समय आ चुका है, हाफ लाइफ आ चुकी है। अरे हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए, 50 मॉलिक्यूल्स ही बचे हैं, तो ये समय क्या है, हाफ लाइफ है। आप 500 मॉलिक्यूल्स लेके आए और मान लो 250 मॉलिक्यूल्स ही बचे हैं, मतलब आधे क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, तो यही तो समय क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। आप ए कॉन्सेंट्रेशन लेके आए और a/2 ही बची है, तो मतलब आधी रिएक्ट हो चुकी है, तो ये क्या है, हाफ लाइफ है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सी है, टी हाफ। आंसर क्या है, टी हाफ। अब इसमें ऑर्डर वॉर्डर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बेसिकली स्टोशियोमेट्री का देखना था कि ये 1:1 था तो ये x होगा, तो ये भी x होगा। अब उसने बोल रखा है बराबर हो रहे हैं, तो बराबर करके हमने x निकाल लिया, करेक्ट। तो ये एक बस लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये करो, ये करिए, क्या बोल रहा है, K फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज इतना, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज, किसकी बात कर रहा है, जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर में रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर में रिएक्शन होती है AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5, मतलब इसकी 0.5 वैल्यू दे रखी है। A0 आपसे पूछा है, K की वैल्यू बोल रहा है 2 × 10⁻⁻², और टाइम आपको दे रखा है 25, टाइम आपको दे रखा है 25। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, 0.5 इक्वल्स टू A0 माइनस, ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 2 × 25 50 आ जाएगा, 50/100, तो ये कितना आ गया, 0.5 आ गया, तो ये आ गया 0.5। तो A0 कितना आ गया, 0.5 + 0.5 1 मोलर, ठीक है। फोर्थ इज योर आंसर, करेक्ट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब ये करो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, एट अ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज। हाँ, अब ये बहुत ही फर्जी टाइप का क्वेश्चन है, बस हल्का सा क्लिक करना चाहिए, क्लिक तो कर जाएगा यार, क्लिक तो कर जाएगा। कैसे, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट भी दे रखा है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूं, K × A⁻1, है ना। क्योंकि देखो यार, सारे आप लोगों को सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि जिसमें आप एकदम माथा फोड़ दो अपना, है ना, कि भैया सॉल्व करे जा रहे हैं, पेन रगड़े जा रहे हैं, आधी हो गई रिफिल है, करे जा रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे कि बच्चे को एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो चेक करी जाए उसकी, कि यार क्या ये उसको क्लिक होता है।
तो ये इसमें कुछ भी नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर थी, तो मैं रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 लिख ही सकता हूं, फर्स्ट ऑर्डर है ना। अब देखो मुझे रेट पूछी है, अब तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना वो पूछ रहा है कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ए की वैल्यू 0.02, 0.02, तो कितना आ रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर -1 नहीं सॉरी -5 ये आ गया। तो आंसर क्या है आपका, पहला ऑप्शन करेक्ट, सही है। आगे बढ़े, चलिए करो। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना इन 20 मिनट्स, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। हाँ जी बताइए, किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। तो क्या होता है, K इक्वल्स टू, जो रिलेशन था वो क्या था, है ना, मतलब ln के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें 1/t ln a0 अपॉन at, ये तो था। और उसी को लॉग के टर्म्स में लिखना है तो 2.303/t log a0 अपॉन at, यही था। चलो अब देखो K इक्वल्स टू, अब क्या बोल रहा है, टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट्स दे रखा है। क्या मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करूं, पहले तो आप लोगों से ये सवाल है, सेकंड में कन्वर्ट किया जाए कैसे, नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो देखो मिनट में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट में ही चलने दो। अगर ऑप्शन सेकंड में होता तो फिर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो दिस इज 1/20 ln, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 और फाइनल कितनी है 0.25, तो ये हो गया 0.25। इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है आपका 4, मतलब k कितना आ गया 1/20 ln 4। ठीक है, अब ln 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। देखो ln 4 को क्या लिख सकता हूं, ln ऑफ 2 का स्क्वायर, ये 2 क्या करेगा आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या हो गया 2 ln 2, और ln 2 की वैल्यू कितनी चल रही है 0.693। सही है, तो ln 4 को आप सीधा सीधा लिख दीजिए चाहो तो 2 इंटू 0.693, तब काटापीटी कर लो, ये 10 से गया तो कितना आ गया 0.0693, ये आ गया के मिनट इनवर्स। आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन 0.06931, एक ही बात है। ठीक है, चलिए ये करो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज गिविंग टू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इतना, द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट इतना, अच्छा द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट ए कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इज इतना, ठीक है, रेट दे रखी है हमें। ऑलराइट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन वुड बी, हाँ जी सोचो हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, है ना, आपकी क्या है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो टी हाफ लाइफ क्या होती है ln2 बाई के, मतलब 0.693 अपॉन के। अब ये के निकालना है मुझे, अब के कैसे निकालूंगा, देखो दे रखा है रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1, ये लिख सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रेट मुझे दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर -2, के मुझे निकालना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.2, तो के कितना आ चुका है, के कितना आ चुका है 10 टू द पावर -2 अपॉन 0.2, तो देखो तो ये कितना आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो फिर, तो अब तो कुछ नहीं है ना, तो टी हाफ क्या आ रहा है, टी हाफ क्या आ रहा है आपका ln2 विच इज 0.693 अपॉन के की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब बस आराम से बैठ के इसको सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसकी सॉल्विंग कर लीजिएगा यार, है ना, सॉल्विंग थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन मैंने आपको अप्रोच बता दी है कि आपको करना कैसे है। ठीक है, चलिए 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 और करो, ये करो। What is the half-life of a radioactive substance if 87.5% of any given amount of the substance disintegrate, ठीक है, in 40 minutes? हाँ जी, सोचो सोचो कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाँ या ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, मैंने आप लोगों को बताया है। देखो या तो वो आपको, है ना, दे देगा कि यार जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, वो आपको बता देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर वो आपको
के दे देगा और के की यूनिट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। या फिर आपको ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई भी तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करेगा। मुझे क्या निकालनी है? हाफ लाइफ निकालनी है। मुझे क्या निकालना है? हाफ लाइफ निकालनी है। तो मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसकी हाफ लाइफ क्या है? 0.693 अपॉन के, यही तो है। अब जैसे तैसे करके मैं के निकाल लेता हूं तो मेरे पास हाफ लाइफ आ जाएगी। ठीक है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/T ln A0 अपॉन AT। ठीक है, और इस 0.693 को भी चाहो तो ln2 लिख दो। देखना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, मैं फिर श्योर नहीं हूं लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार ये कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प देगा। देखते हैं, चलो देखते हैं। k इक्वल्स टू 1/T, टाइम कितना है? 40 मिनट। मिनट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये मिनट में, ऑप्शन भी मिनट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ln, अब देखो जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत आसान होते हैं। इसमें सीधा आप 100 मान लो, A0 को क्या मान लो? 100 मान लो। क्या बोल रहा है? 87.5% ऑफ एनी गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट, मतलब 87.5% गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बचेगा कितना? 100 माइनस 87.5। अरे गया ना 87.5, तो डिसइंटीग्रेट हो गया तो बचा कितना? इतना, तो कितना बचा? 12.5 बचा। अब वैल्यू डाल दो, A0 रखो 100, AT रखो 12.5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काटा पीटी करो। अब देखो इसे काटोगे तो 12.5 इंटू 8 करोगे तो बिल्कुल वो 100 आता है। ठीक है, अब कर लो। ठीक है, 1/40 और ये क्या आ गया आपके पास? ln8। अब ln8 को कैसे लिखो? ln8 को लिख दो ln2 का क्यूब, आया ना। इस 3 को क्या ले जाओ आगे तो ये क्या हो जाएगा? 3ln2। तो इधर क्या लिख दो? इसे ये क्या हो गया? 3ln2 अपॉन 40। अब कुछ नहीं, यहां पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो t हाफ क्या बन रहा है? ln2 अपॉन k की वैल्यू क्या रखें? 3ln2 अपॉन 40, तो 40 ऊपर चले जाएगा। देखो ln2 कैंसिल, 40/3। हाँ ये क्या चल रहा है? 40/3 करोगे ना तो बिल्कुल ये आएगा आपका ये, क्योंकि 3 × 13 करोगे तो 39 आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल ये आएगा। ठीक है, कुछ नहीं, 40/3 है आंसर। आप लोग चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर आपका 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, चलिए ये करो। द डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डबल्स T हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, हाँ जी बताइए। देखो हाफ लाइफ का और ऑर्डर का क्या लेना देना है? T हाफ लाइफ है ना, ये एक्सप्रेशन है। T हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 - n। ये T हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 - n। ठीक है, अब सपोज करो n की जगह 0 डालो तो ये क्या आ गया? 0 ऑर्डर। तो जो T हाफ लाइफ रहेगा, n की जगह 0 डालो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब A को डबल करोगे तो आपकी T हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी। n की जगह 1 डालो तो ये क्या आएगा आपका? फर्स्ट ऑर्डर। तो 1 डालो, 1 डालोगे तो A की पावर 0 आ जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब ऐसे ही n की जगह 2 डालो तो ये क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। तो ये T हाफ लाइफ क्या आ जाएगी? A की जगह 2 डालो तो आ जाएगा A की पावर -1, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट, तो ऐसे तरीके से करना है। जैसे 0 ऑर्डर में क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। A की पावर -1 में क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ रही है बात समझ में? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डबल करोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो डबल्स T हाफ लाइफ, T हाफ लाइफ डबल हो जाएगी, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब कौन सा ऑर्डर है? 0 ऑर्डर। सही है, तो ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज इतना, द रिएक्शन ओबेज। हाँ जी, अब ये बताना है हमें। अब ये कैसे बताओगे आप लोग? ये बताओगे आप लोग इसकी यूनिट देख के, इसकी यूनिट देख के। ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यूनिट ऑफ के, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? मोल पर लीटर की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स। अब देखो आपको ये क्या बनाना है?
हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है यूनिट, देखो मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, ये तो दे रखा है। तो देखो n की जगह क्या डालना है हमें, इस n की जगह क्या डालूं, इस n की जगह 0 डाल दो। n की जगह 0 डालोगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी तो 1 है, तो n की जगह क्या आ गई वैल्यू 0, n की जगह वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब 0 ऑर्डर है, मतलब 0 ऑर्डर। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। हाँ, अब ये वाले जो एंड में हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड भी यार क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, द मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। हाँ जी बताइए, देखो क्या बात कर रहा है, ये तो था ग्राफ, आपको थोड़ा बहुत याद कराएं। ये है आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन मान लेता हूं मैं, एंडोथर्मिक मान लेता हूं तो ये होगी, तो कितनी एनर्जी चाहिए, देखो मिनिमम एनर्जी तो यही है ईटी, जिसे हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो रहती है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये है बेसिकली एक्स्ट्रा एनर्जी, दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि ER को दो, जो कि रिएक्टेंट को दो, ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए। लेकिन अगर मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है तो वो बेस लेवल से पूछना चाह रहा है। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दूं ताकि केमिकल रिएक्शन हो पाए, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दूं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी की बात कर रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है। लेकिन अगर मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है तो वो थ्रेशोल्ड की ही बात कर रहा है, जीरो लेवल से ही वो नापना चाह रहा है। तो आंसर क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए वर्ड्स कौन से यूज करे जाएंगे कि एक्स्ट्रा एनर्जी मैं कितनी दूं, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है, बैकवर्ड की बात करें तो प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, है ना। ये बैकवर्ड हो जाएगी ना, ये बैकवर्ड हो जाएगी, ये बैकवर्ड हो जाएगा, ये करेक्ट। चलिए अब ये करो, अ लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द राइज इन अ टेम्परेचर इज, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के इंक्रीज कर जाता है, के इंक्रीज करेगा तो रेट भी इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल। अब वो क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्टेंट की एनर्जी हम बढ़ा देते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ था, ये रहा ER, ये रहा EP, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, ये सपोज करो मैंने T टेम्परेचर पे ले लिया, या सपोज करो मैंने T1 टेम्परेचर पे ले लिया। अब आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, यहां पे पहुंच गया रिएक्टेंट, और अब उसने अभी भी उसने ऐसे ही करा, तो ये क्या है T2 टेम्परेचर, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब आपने क्या करा, करा क्या, टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दी, तो ये जो गैप था, ये जो गैप था, दो गैप है यहां पे देखो, तो गैप आपने क्या कर दिया, देखो ये वाला गैप देखो, आपने गैप क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के आप करीब आ गए, तो अब आप जल्दी क्रॉस कर पाओगे उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। तो आपने क्या करा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, आपने एनर्जी बढ़ा दी। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्रॉस कर सकते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करा तो फिर वो कहां पहुंच जाएगा, प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ऑलराइट, सही है। चलिए अब ये करो, बोल रहा है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए से बी हैव एन एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलो कैलोरी पर मोल एंड द हीट ऑफ द रिएक्शन इज 5 किलो कैलोरी पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इतना इज। अच्छा देखो, ए से बी रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, क्या दे रखी है, 15 किलो कैलोरी पर मोल। ये कौन सी रिएक्शन एक्टिवेशन होगी, फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं ए कन्वर्ट हो जाए बी में। हमको पूछ रहा है बी से ए की बता दो यार एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड पूछना चाह रहा है। और हमें एक और डेटा दे रखा है भाई ने कि डेल्टा एच कितना है, 5 किलो कैलोरी पर मोल। इससे आसान क्वेश्चन आपको दिखेगा क्या, नहीं, डेल्टा एच के भैया दो फॉर्मूले हैं, क्या, EP माइनस ER, एक तो ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड
माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। 5 इक्वल्स टू फॉरवर्ड की वैल्यू 15 है, बैकवर्ड हमसे पूछा है, तो बैकवर्ड कितना आ गया, बैकवर्ड कितना आ गया 15 माइनस 10 सॉरी 15 माइनस 5 विच इज 10 किलो कैलोरी पर मोल। 10 आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। चलिए तो यहां पे यार आपकी ये चीज समाप्त होती है। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस सेशन यार हम लोगों ने कर लिया है। बहुत सारे यार अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करे हैं। इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो फिर यार कुछ और कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, इसी को ही एक और बार आप लोग खुद से करिए। ठीक है, अपने हाथ से जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेटल होंगे। ठीक है, चलिए फिर यार ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।